थोड़ी देर के बाद ही आपको इम्पोर्टेंट में अभी स्लाइड दिख रही है क्या? अभी? अच्छा, ओके, गुड। सो अर्ली अर्थ के बाद अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अर्ली एटमॉस्फेयर आता है। अर्ली एटमॉस्फेयर में आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जिस टाइम पे अर्थ का कंडीशंस जब आपका वहाँ पे बना तो उस टाइम पे अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था। तो उस टाइम पे सिर्फ एटमॉस्फेयर में 2 ही कंपोनेंट हुआ करते थे, एक तो लिथोस्फीयर हुआ करता था, दूसरा आपका क्या होता था, एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो दूसरा जो आपका फेज है दैट इज़ द अर्ली एटमॉस्फेयर, तो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। और अर्ली एटमॉस्फेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट पढ़ने को मिलते हैं, लाइक एज़ एक आपका लिथो एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने को मिलता है आपको, जिसको पाया जाता था, और दूसरा आपका एटमॉस्फेयर पाया जाता था। बस ये 2 कंपोनेंट होते थे, मीन्स जहाँ पे पूरा सॉइल है और जहाँ पे लिविंग सिस्टम रहते हैं, और दूसरा आपका गैसियस फेज। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है दैट इज़ द अर्ली मॉलिक्यूल्स। तो कौन कौन से अर्ली मॉलिक्यूल्स थे, लाइक जैसे आपको मैंने बताया था कि अर्ली मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा आपका, कि जो एलिमेंटल फॉर्म में थे अब वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो गए। N2 हो गया, S2 हो गया, O2 हो गया, और NH3 हो गया, CH4 हो गया। ये सारे सब के सब क्या थे, अर्ली मॉलिक्यूल थे, मीन्स ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके उस टाइम पे इनिशियली क्या थे, बने हुए थे। इससे पहले ये सब के सब कैसे थे, एटॉमिक मीन्स एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें कंडेंस हुई और नॉर्मल हुआ तो उस टाइम पर आपका जो मॉलिक्यूल्स बने वो यही सब थे, दैट इज़ N2, H2, O2, NH3, CH4 एट्सेट्रा। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके अर्ली मॉलिक्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में ही स्टार्टिंग में अच्छे से बने हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि सिंपल ऑर्गेनिक। अभी तो जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूल हैं, जो कि इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो कि बने, तो जैसा कि आप लोग बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ करके आए हैं, तो आप लोगों ने जाना है अच्छे तरीके से कि सपोज अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, CH4 था, इसके बाद आपका H2O था, इसके बाद आपका क्या था, दैट इज़ द CO2 था। ये सारे मॉलिक्यूल थे। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिल करके क्या क्या चीज़ें बनी, जिसमें आपका बन गया क्या, शुगर बन गया, और इसके बाद आपका क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया, और इसके बाद क्या बना आपका, दैट इज़ द ग्लिसरॉल बन गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे कंपोनेंट जो मैंने आपको लिखे हैं, इन सब के कंपोनेंट में अगर आप जाएंगे तो यही सारे एलिमेंट पाए जाएंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यही सब आपको चीज़ें मिलेंगी। इन सब चीज़ों से मिल करके, मतलब मीथेन से, वाटर से, CO2 मॉलिक्यूल से मिल करके शुगर बना, फैटी एसिड बने, और ग्लिसरॉल बने। ये सब क्या कहलाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, राइट। ऐसे ही जब आपका CH4 के साथ में क्या हुआ, अमोनिया मिला, मीन्स NH3 मिला, प्लस आपका यहाँ पे क्या हुआ, H2O मिला, प्लस आपका क्या हुआ, यहाँ पे CO2 बना मिला। तो क्या क्या चीज़ें बनी आपकी, यहाँ पे प्रोटीन बन गया, मतलब अमाइनो एसिड बन गया। और अमाइनो एसिड से बेसिकली क्या बनेगा, दैट इज़ द, मतलब सिंपल ये बन रहा है तो अभी आपका आगे चल के प्रोटीन बन जाएगा। इसके बाद ऐसे ही कर करके धीरे धीरे जब आपका इसमें और भी चीज़ें ऐड होती गई, लाइक एज CH4 के साथ में जुड़ा, मीन्स NH3 जुड़ा, फिर इसके बाद CO2 जुड़ा, फिर इसके बाद आपका N2 जुड़ा, फिर इसके बाद आपका S2 जुड़ा, फिर इसके बाद आपका H2O जुड़ा। ये सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ गए हैं तो रिएक्शंस करके क्या बना, दैट इज़ आपका मतलब कि जो भी आपके नाइट्रोजनस बेसिस थे, लाइक एज प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स के सारे जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल थे, जैसे शुगर हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्यूरिन्स, pyrimidines हो गए, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, दैट इज द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। तो कैसे जो आपका अर्ली मॉलिक्यूल्स बना हुआ था, सॉरी, जो अर्ली मॉलिक्यूल्स आपके बने हुए थे, उस अर्ली मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से, मीन्स कॉम्बिनेशन से, कंडेंसेशन हो करके कैसे आपका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि प्रिकर्सर या मोनोमर मॉलिक्यूल कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मीन्स बायो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। बायो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज होने के लिए, मतलब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, अ, उस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वो जो स्टार्टिंग में आपको हम बता रहे थे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, उसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ दिया गया कि बिग बैंग थ्योरी क्या आपको बताता है, कैसे आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। ये आपको यही बताता है कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ। और
देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, कोई भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे हुआ करते थे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मास कवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये सारी चीज़ें अर्ली अर्थ के या अर्ली ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे पाए जाते थे। दैट इज़ वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। यही सारी चीज़ें आपको मिलर के एक्सपेरिमेंट में पढ़ने को भी मिलेगी। जब यूवी रेज़ जो कि सनलाइट से आती थी तो वो बेसिकली क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेकआउट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जिससे कि आपका जो लाइटर पार्टिकल थे आपके H2 के वो अच्छे तरीके से escape आउट कर पाए, गैसेस फॉर्म में चले गए और आपका इस तरीके से चीज़ें बनती चली गई। ऑक्सीजन कंबाइन किया अमोनिया से, मीथेन से, तो बनाया क्या, वाटर बनाया, CO2 बनाया, अदर मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे। और लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन, नॉट बिलियन, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और उसके लगभग 500 मिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे। इतने साल तक कोई लाइफ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। ओपेरिन जो कि एक रसियन साइंटिस्ट थे, और हल्डानी जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज्ड किया फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव सम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि पहली जो आपकी सेल्स होगी, मीन्स लिविंग सेल्स जो होगी, वो पहले से ही एग्जिस्ट करने वाले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से होगा। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके वही थे जिसको कि आप बायो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जस्ट अभी आपने देख लिया। तो केमिकल इवोल्यूशन जो है आपको बताता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि अभी आपने जस्ट देख लिया। और उस टाइम का जो कंडीशन था, दैट इज़ अर्थ पे हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और ये सारे मॉलिक्यूल आपके पाए जाते थे। सो कौन कौन से कंडीशंस हैं या क्या-क्या चीज़ें थी जो कि उस टाइम पे बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड थी, और वो जो कंडीशन था उस रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। सो नंबर पहला था दैट इज़ द रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन था नहीं। एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशंस, आसानी से जो आपके सोलर सिस्टम मीन्स आपका जो रेडिएशन था बड़े आसानी से आ पाता था, जिन रेडिएशंस के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता था, कुछ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता था। तो जिस तरीके से आपके बायो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, फॉर्म्ड हुए, उनमें ज़रूरत थी इसकी। कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती थी, कभी कंडेंसेशन हो रहा है, कभी इवापोरेशन हो रहा है। और राइट केमिकल्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट थे, जिनका कि एसोसिएशन होकर के अलग अलग रेशियोज में कॉम्बिनेशन होकर के आपके बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, देन इसके बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मिलर साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट से बड़ा ज़्यादा अच्छे से सवाल क्या-क्या पूछा जाता है, जैसे कि मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट में कौन-कौन से मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट थे और कौन से मॉलिक्यूल आपके नहीं थे। और मिलर साहब ही थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये आइडेंटिफ़ाई कर पाए थे अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो अभी आपका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे आपके बने हुए हैं, कौन-कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको दिखाई दिए थे। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में मिलर ने बेसिकली जो फाइंड आउट किया था वो क्या-क्या किया था, बेसिकली वहाँ पे अमोनिया गैस थी मिलर के एक्सपेरिमेंट में। अभी एक्सपेरिमेंट का फिगर आपको दिखाएँगे। ये देखिए, ये यहाँ पे CH4 गैस है, H2 गैस है, NH3 गैस है और वाटर वेपर है। ये 4 कंपोनेंट थे जो कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुए थे, बने थे। तो इन चारों कंपोनेंट को अच्छे से याद रखिए क्योंकि इनसे सवाल आपका पूछा जाता है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, कौन-कौन से मॉलिक्यूल थे। तो दैट इज़ CH4, फिर इसके बाद NH3, फिर इसके बाद H2O, फिर इसके बाद H2। H2O जो होगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। और मिलर का एक्सपेरिमेंट इस बात को ही बताता है कि किस तरीके से आपके केमिकल मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए। अब आपको देखना है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कि जो आपके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, लाइक एज अ शुगर, लाइक एज अ प्यूरिन, लाइक एज अ पिरामिडइन, लाइक एज अ दैट इज़ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सारे मॉलिक्यूल सिंपल थे। अब उन सिंपल मॉलिक्यूल्स से क्या होगा, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, जैसे लाइक एज फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके जो शुगर मायोटीज़ थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज़ शुगर और प्लस शुगर मिलकर के क्या बनाएगा,
शुगर प्लस शुगर क्या बनाएगा, दैट इज द पॉलीसेकेराइड्स बनाएगा, और पॉलीसेकेराइड्स हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा ऐसे ही आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये मिलकर क्या बनाएगा, दैट इज द लिपिड बनाएगा, और लिपिड हमारी सेल्स के लिए क्या है, ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपके अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे, दैट इज द प्रोटीन बनाएंगे। और अगर इसकी बात करें दैट इज द प्यूरिन और पायरिमिडीन्स, तो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो ये सब के सब आपके क्या थे, सिंपल वाले हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन होकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। हाँ जी। इन्होंने देखिए मिलर मिलर ने क्या किया है, मिलर ने उस टाइम पे जो कंडीशन था उसी कंडीशंस को लेबोरेटरी में क्रिएट करके सेम चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश की, और बताया कि हाँ, एट दैट टाइम पे ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, प्रेजेंट थे, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन होने से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होने से तब जाकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यही बात प्रूफ करता है। ये हाई टेम्परेचर बॉयलर के लिए था, आगे उन्होंने कंडेंसेशन लगाया हुआ था, अभी आपको फिगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड लिया था, और उस इलेक्ट्रोड में बहुत हाई वोल्टेज किया था, हमने पास कराया था, और ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में है। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, गैसियस फॉर्म में है ना। ओके, दैट इज द CH4 NH3 H2O S2, ये सब सबके सब क्या है, गैसियस फेज में है। यहाँ पे आपको देखिए पूरा सेटअप है, वाटर आउट है, कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपको कूल हो रहा है। टेम्परेचर कम करने के बाद यहाँ पे वाटर का इन है, फिर इसके बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जा रहे हैं, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे लिक्विड वाटर इंट्रैप है, फिर यहाँ पे आपका बॉइलिंग वाटर है, तब जा कर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से कि ये ऐसे इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। तो जो चीज़ ऑब्जर्व हुई कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल बना, जैसे इन्होंने बताया ना कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया था, लगभग 15 ठो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पाए थे, क्या पाए थे, 15 अमीनो एसिड्स ये मिला था उनको। ऑर्गेनिक एसिड मिला था, राइबोस शुगर मिला था, और क्या मिला था इनको, प्यूरिन में एडेनिन मिला था। तो ये सारे मॉलिक्यूल इन्होंने गैसियस फॉर्म में लिया था, और जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे टेम्परेचर 4000 से 8000 डिग्री सेल्सियस था। तो वही कंडीशन उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली जनरेट किया इलेक्ट्रोड को दे करके। जनरेट करने के बाद उसको जब कंडेंस किया, कूल किया, कंडेंसेशन क्यों किया, क्योंकि बताया गया कि हाँ, शुरू में जब लाइफ अर्थ का ओरिजिन हुआ था ऐसा टेम्परेचर था, धीरे धीरे जब मतलब बारिश हुई, फिर धीरे धीरे वहाँ पे कंडेंसेशन इवापोरेशन कंडेंसेशन इवापोरेशन होता रहा, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, मीन्स अर्थ थोड़ा ठंडा हुआ, तब जाकर के बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। वही सेम चीज़ इन्होंने किया कि पहले यहाँ पर क्या किया कि इस वाले टैंक में पूरा बॉयलर लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, एकदम बॉयल कर दिया। 8000 टेम्परेचर यहाँ पे रखा इन्होंने। बॉयल करने के बाद फिर से क्या किया उसको, यहाँ से थोड़ा वाटर निकाल करके फिर उसको कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद फिर से वाटर वहाँ पे डाला, और तब जा करके उसको फ़िल्टर करने की कोशिश की, बॉइलिंग वाटर में डाल करके देखा कि वहाँ पे मिला कि जब कंडेंसेशन हुए तो ये मॉलिक्यूल्स नॉर्मल कंडीशन पे क्या किए, बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बना करके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, लाइक अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था,
और ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था राइबो शुगर का, प्यूरिन प्यूरिन और एडेनिन का, मतलब प्यूरिन में एडेनिन का फॉर्मेशन हुआ था। ये सारा चीज़ को प्रूफ करता है आपका ओपेरिन थियरी। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ, तो अभी तक बेसिकली जो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में केमिकल जो एवोल्यूशन है वो क्या क्या बता कर आया कि कैसे आपका एटमॉस्फेयर का मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ पे आपके सिंपल जो एटॉमिक एलिमेंट थे कैसे कंडेंस होकर के नॉर्मल केमिकल बायोमोलिक्यूल्स बनाए, मतलब मॉलिक्यूल्स बनाया, और उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर कंडेंसेशन होकर के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कैसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल एवोल्यूशंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना। तो अब आपका यहाँ पे केमिकल एवोल्यूशन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो आपने देखा था कि ओपेरिन के थ्योरी में दो पार्ट थे, केमिकल एवोल्यूशन और दूसरा आपका था फर्स्ट लाइफ, राइट। तो फर्स्ट लाइफ वाली बात जहाँ पर आती है वहाँ से आप इसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है केमिकल इवोल्यूशन as well as बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन की अगर जब बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना। और अगर बायोलॉजिकल की बात किया जाएगा तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सेल्स का फॉर्मेशन होना। समझ में आया। तो ओपेरियन थ्योरी आपको सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। नंबर पहला आपका केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से पहली बार लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, राइट। सो लाइफ का फॉर्मेशन होने के टाइम पे जो पहली पहली वो जो कंपोनेंट बनी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बोला गया प्रोटोबियांट। क्या बोला गया, प्रोटोबियांट, ये टर्म। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स ऑर्गेनिक जो लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपको पेरिन थ्योरी बता रहा है, उस उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लिविंग प्रॉपर्टी को शो करने वाला जो पार्ट बना था वो क्या था। तो आप यहाँ पे देखिए प्रोटोबियांट जो टर्म है वो क्या है। पेन सही से चल गया। प्रोटोबियांट जो टर्म है वो क्या है, वो बताता है दैट इज हैविंग वन और मोर लिविंग कैरेक्टर्स। जो चीज़ होगी उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटोबियांट के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहला जो टर्म आपको आता है दैट इज द प्रोटोबियांट आता है। तो प्रोटोबियांट क्या है भैया, दैट इज कि अर्ली जब आपका प्रीबायोटिक केमिकल सिस्टम का ओरिजिन हो रहा था, तो उस टाइम पे उस प्रीबायोटिक केमिकल सिस्टम में ऐसी कोई पार्ट, ऐसा कोई चीज़ जो कि एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखता हो लिविंग सिस्टम का, उसको हम प्रोटोबियांट के नाम से जानते हैं, राइट। तो अर्ली जो प्रीबायोटिक मतलब कि जब भी आपका लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था उसके पहले उस टाइम की बात हो रही है। तो अर्ली प्रीबायोटिक सिस्टम जो था वो डेवलप्ड करता है थ्री टाइप्स के जो है प्रोटोबियांट को। तो ये जो प्रोटोबियांट है वो क्या है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो आपने प्रोटोबियांट को समझ लिया कि क्या है। तो प्रोटोबियांट क्या है, हाँ जी। हाँ, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लाइफ की ओरिजिन होने से पहले मतलब प्रीबायोटिक जो सिस्टम था मीन्स जो पार्ट था
उस पार्ट में आपका कोई एक ऐसा कंपोनेंट जिसके पास एक या एक से ज़्यादा लिविंग सिस्टम की प्रॉपर्टी को रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ प्रोटोबियॉन्ट के नाम से जानते हैं। अब ये प्रोटोबियॉन्ट आपका क्या है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यहाँ से देखिए सवाल आपका बनता है। तो प्रोटोबियॉन्ट पहले आप देख लिए, इसको 3 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। नंबर पहला, दैट इज़ द कोसर्वेट्स। इसके बाद आपका आता है माइक्रोस्फियर्स। इसके बाद आपका आता है वेसाइकल्स। तो प्रोटोबियंट क्या है, दैट इज अ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर property of living cells, right? And protobiont in a prebiotic era can be classified into three different categories, that is the conservates, microspheres and vesicles. सो कोसरवेट्स क्या हैं? कोसरवेट्स बेसिकली आपके एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, और उसमें और ज़्यादा लिविंग जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आ जाती है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली कह सकते हैं कि कोसरवेट्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशंस होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, और लिपिड मेम्ब्रेन का, इन सब का, राइट। लेकिन एग्जैक्टली अभी इसको ये कहना कि पूरी तरीके से कंप्लीट सेल से थोड़ा सा गलत होगा। तो कोसर वेट्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नंबर पहला कि ये क्या होंगे, हाईली कंसनट्रेटेड होंगे, हायर कंटेन करेंगे, दैट इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को रखेगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वाटर। क्या चीज़ नहीं होगी उसको भी देख लीजिए। जो चीज़ नहीं होगा यहाँ पे हम रेड से लिख देते हैं, एब्सेंट, और ये था प्रेजेंट। तो एब्सेंट में क्या क्या होगा, इनके पास लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्या नहीं होगा, नो लिपिड मेम्ब्रेन। एंड दूसरा क्या होगा, लैक ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक। तो कोसरवेट्स के पास ये दो चीज़ नहीं होगी, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होगा और रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होगी। और हाँ, मतलब खुद की संख्या में, हाँ, मतलब खुद की संख्या नहीं बढ़ा पाएगा जो बन रहा था नेचुरली एग्रीगेट होकर के मॉलिक्यूल्स का। ये कोसरवेट्स क्या है, एग्रीगेशन है, एग्रीगेट होकर के मॉलिक्यूल्स का जो बायो मॉलिक्यूल्स बने थे वो उनका एग्रीगेशन होकर के कोसरवेट्स बन रहा था। इनके पास खुद को डिवाइड करने की क्षमता नहीं थी। तो हाँ, वो तभी तो ये इसके लिए बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से लिविंग सिस्टम या नहीं है, प्रॉपर्टी ज़रूर शो कर रहा है लिविंग बीइंग्स का, लेकिन आज के डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर कोप का लिविंग सिस्टम नहीं होता है। ओके, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। साइज़ इन द सेंस कि मतलब क्या, मतलब अपनी एक्चुअल साइज़ को बढ़ा देना। हाँ, बट डिवीज़न नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। ओके, मतलब आपको यहाँ पे दिखाया गया कि कोस्टरवेट जो होते हैं वो मतलब एग्जिबिट करते हैं सिंगल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म का, मतलब मेटाबॉलिज्म का जो सिंगल फॉर्म होगा उसको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रोटोबियॉन्ट में पहला जो पार्ट था दैट इज कोसरवेट्स, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस है, उसके बारे में आपको बताया गया। दूसरा है आपका माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर अगर बात करें तो बेसिकली एक स्मॉल स्फेयर होता है जिसके पास प्रिमिटिव मेम्ब्रेन होती है। अब इसके पास क्या चीज़ हो गई भैया,
प्लस हो गया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है, हाँ जी, हाँ, मतलब कोसल वेट्स के पास तो क्या होगा, माइनस है, इनके पास क्या होगा, प्लस है, लेकिन बहुत अच्छा वाला नहीं है। मतलब एक नॉर्मल है, लैक है, बहुत सारा वेल डेवलप्ड वाला फॉर्म नहीं होता। तो प्रिमिटिव मेम्ब्रेन होते हैं। और इनके पास एक प्रॉपर्टी और भी हो जाती है, दैट इज द कैन ग्रो एंड डिवाइड। कैन ग्रो एंड डिवाइड, इसके पास ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, राइट। जब कोसरवेट्स माइक्रोस्फेयर, जब कोसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर अगर क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो उस टाइम पे क्या बनाएंगे, दैट इज द प्रोटोबियॉन्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटोबियॉन्ट्स बनाएंगे। और वो जो प्रोटोबियॉन्ट्स होंगे, मतलब प्रोटोबियॉन्ट्स जो होंगे, उनके पास सेल्फ से रेप्लिकेट करने की क्या होगी, एबिलिटी होगी। और मेटाबॉलिज्म चलाने का क्या होगा, उनके पास प्रॉपर्टी होगी। और वेरियस केमिकल मॉलिक्यूल को क्या सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेट्रा। और एक तरीके से इनके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन भी होगी, दैट मीन्स की लिपिड मेम्ब्रेन भी होगी। और इनको हम बेसिकली वेसाइकल्स के नाम से जानेंगे। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो चीज़ बनेगी उसको आप वेसिकल्स बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि वेसिकल सबसे ज़्यादा क्या है, एडवांस फॉर्म होती है। तो आपका ये प्रोटोबियॉन्ट क्या है, जिनके पास की एक या एक से ज़्यादा लिविंग प्रॉपर्टी है, उसको आप प्रोटोबियॉन्ट बोलते हैं। इन प्रोटोबियॉन्ट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कोसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर एंड वेसिकल्स। सो कोसरवेट्स सबसे कम प्रॉपर्टी शो करने वाला चीज़ है। उसके बाद आपका क्या आया, माइक्रोस्फीयर आया। और माइक्रोस्फीयर को तीनों को, दोनों को, कोसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर को क्या किया गया, फ्यूज़ किया गया। तब आपका क्या बना, दैट इज द वेसिकल्स बना। तो साइकिल्स जो आपके बने हैं उनके पास क्या यूनिक फीचर आया, हाँ जी। साइकिल्स के पास सबसे ज़्यादा जो यूनिक फीचर है वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन। दूसरा लिपिड बायो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन। प्रोटोबायोंट्स का ही टाइप है। जी हाँ, ठीक है। तो मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल यही जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे कब से बार बार लिख रहा हूँ, इन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर के पूछा जाता है कि किसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, किसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, किसके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, किसके पास प्रिमिटिव मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको नंबरिंग की गई है, दैट इज द कोसरवेट्स, माइक्रोस्फेयर एंड वेसिकल्स। सो इनमें सबसे लेस जो एडवांस है वो कौन है, कोसरवेट्स है। मॉडरेट कौन है, माइक्रोस्फेयर है। एडवांस कौन है, दैट इज द वेसिकल्स है। तो सबसे ज़्यादा जो फीचर्स होंगे किसके पास होंगे, वेसिकल्स के पास होंगे। समझ में आया। अभी भी अगर कहीं, जी हाँ, प्रोटोबायंट्स का टाइप है वेसाइकल्स। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल द वेसाइकल्स आर प्रोटोबियंट्स बट ऑल द प्रोटोबियंट्स आर नॉट वेसाइकल्स। तो लिख लीजिए। हेलो, हाँ, चलिए।
तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपका जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है उसमें प्रोटोबियॉन्ट्स कैसे बना, मतलब प्रोटोबियॉन्ट्स क्या है और उसके जो 3 टाइप्स है वो किस तरीके से अलग-अलग अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिया है और होपफुली कि आप लोग उसको समझ भी गए होंगे। तो अब हम लोग मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट आपको क्या बताता है, दैट इज़ द पोसर वेट्स, माइक्रोस्फीयर एंड वेसिकल्स, इनके बारे में आपको बता दिया कि फिर जो बने हुए होते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोसेल्स और ई बायोन्ट्स, राइट। तो प्रोटोबियॉन्ट्स से अब आपका बनेगा यू बायोन्ट्स बनेगा, मतलब अब आपकी जो सेल्स होगी प्रॉपर तरीके की बनने जा रही है, मतलब मेच्योर होने जा रही है। ओके। तो कह सकते हैं कि ये आपका प्रोटोसेल्स का मतलब होता है कि पूरी तरीके से, मतलब जो सेल्स है उसको उसको बनने से पहले वाली जो फेज है उसको आप बोल सकते हैं दैट इज अ प्रोटोसेल्स बोल सकते हैं। तो प्रोटोसेल्स बेसिकली प्री लिविंग सिस्टम्स होते हैं, और जिसके पास मशीनरी होती है परफॉर्म करने की, सर्वल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो प्रोटोसेल्स का मीन क्या है पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। पहले कलर चेंज कर देते हैं। तो प्रोटोसेल्स का मतलब होता है दैट इज द प्री लिविंग सिस्टम। और ये बनेगा कब, जब आपका जो वेसाइकल्स है प्लस एसोसिएट कर जाएगा, एसोसिएट विद प्रोटीन, तब जो चीज़ बनेगी उसको आप बोलेंगे दैट इज द, जो आपके वेसिकल्स जो हैं वो किसके टाइप हैं, दैट इज द प्रोटोबियॉन्ट के। तो जब ये प्रोटोबियॉन्ट्स प्रोटीन से क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडिंग भी है। और ये जब एसोसिएट करेंगे प्रोटोबियॉन्ट्स से, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर देते हैं, उनको आप बोलते हैं क्रोमोफोर। ये इनके उनको हेल्प करते हैं और ज़्यादा एडवांस बनाने में, लाइट को एब्जॉर्ब करने में। और लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भैया, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, जनरेट करेगा। जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के क्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन। और जब ये जनरेट करेगा तो क्या होगा, तो बेसिकली जब इस ऐसा जनरेशन होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर मतलब ये पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से सेल्स और ज़्यादा क्या होगी आपकी, एक्टिव हो जाती है, तो और एडवांस सेल्स ये मानी जाती है। तो अब इसके पास बेसिकली लिविंग वाली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर तरीके की आ चुकी होती है। और इनके साथ साथ में मतलब कि जो ये प्री लिविंग सिस्टम का काम करते हैं, इनके साथ साथ में मशीनरी होती है कई सारे सेवरल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट बताए मैंने, इसके साथ साथ में पॉइंट और आप भी लिख सकते हैं, हैव मशीनरी टू परफॉर्म सेवरल रिएक्शंस। मशीनरी टू परफॉर्म सेवरल रिएक्शंस। सो प्रोटोसेल्स बेसिकली प्रॉपर तरीके के सेल्स बनने की जस्ट पहले वाली फेज है, मतलब अब इसके पास लगभग सेल्स की सारी प्रॉपर्टी क्या है, आ चुकी हैं, राइट। अब इसके बाद जो अगला फेज होगा दैट इज द अर्लीस्ट सेल्स, की किस तरीके से पहला जो सेल्स था वो बना। तो प्रोटोबियॉन्ट में और ई बियॉन्ट्स में क्या डिफरेंस है, हाँ जी।
हुँ। मतलब उनके पास प्रोटीन से एसोसिएशन हो जाए और ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ। जैसे लाइक है उनके पास जो प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन उसमें से हो सकता है कुछ क्रोमोफ़ोर हो, और क्रोमोफ़ोर अगर होगा तो लाइट को क्या करेगा, अब्ज़ॉर्ब करेगा। लाइट को अब्ज़ॉर्ब करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगी मेम्ब्रेन के थ्रू, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर जनरेट होगा तो उससे और ज़्यादा जो प्रोसेस होगी वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। साथ-साथ इनके पास कुछ ऐसी भी मशीनरी होती है जो कि कई सारे रिएक्शंस को क्या कर सकती है, परफ़ॉर्म करा सकती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रोटोसेल्स और प्रोटोबियॉन्ट, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोटोबियॉन्ट आप बोल सकते हैं कि लिविंग सेल्स बनने से पहले का सबसे अर्लीस्ट फेज माना जाता है, जबकि प्रोटो जो सेल्स है वो लिविंग सेल्स बनने के जस्ट पहले वाला सेल्स माना जाता है, मतलब कि अब पूरी तरीके से प्रॉपर सेल्स आपकी बनने वाली है। सो कोसल वेट्स हो गए हैं, माइक्रोस्फेयर्स हो गया, वेसाइकल्स हो गए हैं, प्रोटोसेल्स हो गए हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। क्या इन चारों टर्म में कहीं किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, सो अब हम लोग उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ से कि पहला जो सेल्स होगा वो बनने की कैटेगरी में है, दैट इज़ द अर्लीस्ट सेल्स फॉर्मेशंस के बोले करके। तो अर्लीस्ट सेल्स फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि सबसे पहला जो सेल्स बना वो आपका कब बना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट जो अर्लीस्ट सेल्स था, फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ लगभग 3900 से लेकर के 4000 मिलियन ईयर्स एगो। ओके। और पहली जो सेल्स बनी थी वो क्या थी, जो फर्स्ट सेल्स बनी थी वो क्या थी, सिंगल सेल प्रोकैरियोट। ओके। तो पहली वाली जो सेल्स बनी थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोट थी, और ये प्रोकैरियोट में भी कैसा, कीमो ऑटोट्रॉप। ये दोनों ही पॉइंट आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट सेल्स जो बना वो क्या था, पहला पॉइंट। उसका नेचर क्या था, दूसरा पॉइंट। तो पहला सेल्स बना वो कैसा था, सिंगल सेल था, नेचर कैसा था, प्रोकैरियोट था। इसके बाद उसका टाइप कैसा था, कीमो ऑटोट्रॉप था। मतलब उसके पास ये तो प्रॉपर्टी थी कि अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में नहीं। कैसे, केमिकल के हेल्प से, राइट। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पहली वाली जो सेल्स बनी वो कैसी थी भैया, हेट्रोट्रॉप थी। कैसी थी, हाँ। तो सवाल यहाँ पे आता है कि फर्स्ट ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म आपका कब बना। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक सेल। यार ये ऑटोट्रॉप का मतलब सिर्फ हमेशा ये नहीं होता कि वो, यहाँ पे देख रखा है कीमो ऑटोट्रॉप, मतलब केमिकल के हेल्प से अपना फूड को प्रिपेयर कर सकता है। जब भी हम लोग ऑटोट्रॉप की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है फोटो ऑटोट्रॉप। इसको सही से अगर वर्ड में दूँ तो फोटो ऑटोट्रॉप, जिसको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत है। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉप मीन्स फोटोसिंथेसिस जो पहला करने वाला आपका बना था वो क्या था, बैक्टीरिया था। ठीक है। ओके। हाँ, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि मतलब कार्बन के सोर्स पे है। और ऑटो और कीमो, फोटो और कीमो का जो मतलब है वो लाइट के सोर्स पे है। हाँ, फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के सोर्स में, मतलब एनर्जी के लिए वो लाइट यूज करते हैं, और
कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको आप बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। यहाँ के लिए आप बोलते हैं कि जहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है वो लाइट नहीं है, केमिकल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से वो क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो उनको आप बोलते हैं दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉप। मतलब इनके हम हेटरोट्रॉप यहाँ पे किस लिए लिखे हैं कि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी नहीं है, एब्सेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेटरोट्रॉप, क्योंकि आपको टर्म यही दिया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो पहली सेल्स जो बनी थी उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, तो वहाँ पे टर्म आपको यही दिया रहेगा, हेटरोट्रॉप फोटोट्रॉप, इस तरीके से। आप ये दिमाग में अच्छे तरीके से रखिएगा कि उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी नहीं थी। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑटोट्रॉप मीन्स फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉप इन द फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म कब बना और वो कौन सा था। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉप जो आपका सेल्स था वो क्या था, बैक्टीरिया था। अरे बाप रे। और इसके बाद यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हुई थी वो कैसी हुई थी, दैट इज एनऑक्सीजेनिक। कैसा हुआ था, एनऑक्सीजेनिक। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हुआ लेकिन विदाउट, हाँ विदाउट ऑक्सीजन रिलीज। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हुआ लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं बना था। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म बना, देखिए 3 पॉइंट बना। पहला जो सेल्स बना वो कैसा बना भैया, जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसको आप हेटरोट्रॉप बोल सकते हैं। इसके बाद पहला जो फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल्स बना वो कैसा था, दैट इज द एनऑक्सीजेनिक था। मतलब उसके पास ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब ऑक्सीजन देने वाली प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी। ये चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखिए कि कैसे क्या चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चल करके आगे आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें आपकी मिस हो जा रही हैं। ओके, अब आती है बारी कि अब तो बन गया प्रोकैरियोटिक भी बन गया, ऑटोट्रॉफ भी बन गया, अब बारी आती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स की। तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कब हुआ, कैसे हुआ। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स थे लगभग 600 मिलियंस ईयर्स एगो बने थे। ओके, एक पॉइंट आप यहाँ पे और भी लिख लीजिए। सपोज कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजेनिक, क्या, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कब बना या कौन था, तो आंसर है आपका क्या, साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ रहा है। और ये लगभग 3.5 से लेकर के 3.8 ईयर्स एगो, बिलियन बिलियन ईयर्स एगो क्या है, ये बना था। तो पहला सेल हो गया, इसके बाद पहला ऑटोट्रॉपिक सेल्स हो गया जो कि एनऑक्सीजेनिक था, और पहला आपका ऑक्सीजेनिक सेल्स हो गया जो कि आपका साइनोबैक्टीरिया था, और पहला आपका यूकैरियोटिक सेल्स हो गया जो कि 600 मिलियन मिलियन ईयर्स से वो पहले बना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्योंकि भैया यहाँ से सवाल आपका बनता है और आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे कैसे हुई हैं। आपको जो पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी जो आपको बताया हूँ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं आपके।
ओके, मेजर इवेंट्स क्या-क्या हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग में, तो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, पहले की बात है ये। सोलर सिस्टम की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। अर्थ की बात करें तो लगभग 4.6, मतलब जब सोलर सिस्टम बना तभी आपका अर्थ भी बना होगा। और बायोटिक केमिकल रिवोल्यूशंस की अगर बात करें तो 4 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स एगो है। तो ये कुछ आपके मेजर क्या थे, इवेंट्स थे जो कि आपने यहाँ पे देखे, राइट। सो अभी तक का जो पूरा स्टोरी था वो क्या था, पहले समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। पूरी समरी में हम लोगों ने क्या देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के कुछ थेरीज दी गई, और उन थ्योरीज़ का कुछ अपना-अपना एक अजम्पशन था, कुछ उनका मानना था, और उन थ्योरीज़ को फ़ेल करते हुए, आगे चलते हुए, लास्ट में जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, दैट इज़ द केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी, जो कि आपके ओपेरियन साहब देते हैं। ओपेरियन साहब की जो थ्योरी है, इस बात पे वो बेस्ड है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है, वो 2 फेज़ में डिवाइड किया गया। पहला फेज़ आपको बताता है जहाँ पे कि सिंपल आपके अर्थ में पाए जाने वाले जो एलिमेंटल फॉर्म थे उनका कंबाइंड होकर के पहले मॉलिक्यूल्स का बनना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर बायो मॉलिक्यूल्स का बनना, मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना। बायो मॉलिक्यूल्स तक के बनने के पूरे प्रोसेस को आपने दैट इज़ द केमिकल एवोल्यूशन के नाम से जाना। इसके बाद दूसरा उनका जो फेज था, दैट इज द फर्स्ट लाइफ सेल्स या फर्स्ट सेल्स, जिसको कि आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में उन्होंने स्टार्ट किया कहाँ से, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जो फर्स्ट सेल्स आप पढ़े हैं, उसमें आपको बताया गया कि प्रोटोबियंट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोबियंट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल्स मॉलिक्यूल्स का, जो कि किसी लिविंग सिस्टम की कोई एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या करती है, शो करती है। प्रोटोबियॉन्ट्स में आपने 3 कैटेगरी पढ़े, कोसर्वेट्स पढ़ा, माइक्रोस्फीयर्स पढ़े, और उसके बाद वेसाइकल्स पढ़े। तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों के पास क्या-क्या चीज़ होता है, कौन ज़्यादा एडवांस है, किसका क्या मीन है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया गया है। इसके बाद आपने पढ़ा कि किस तरीके से आपका जो प्रोटो जो सेल्स था, मीन्स नॉर्मल सेल्स से पहले वाली जो स्टेज थी वो कैसे फॉर्मेशन हुई। फिर इसके बाद आपने पढ़ा कि अर्ली मतलब पहला वाला जो सेल्स था वो कैसे बना। फिर आपने पढ़ा कि कैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स बना। फिर आपने पढ़ा कि कैसे यूकेरियोटिक सेल्स बनाती है। सारा हिसाब किताब आपने देखा। इसमें आपने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा और ओपेरिन का सिद्धांत पढ़ा। मिलर के एक्सपेरिमेंट में आपको यही बताया गया था कि कैसे अर्ली अर्थ वाले कंडीशंस को लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया। क्रिएट करने के बाद उन्होंने वही सारे कंडीशंस को दिए, और दे करके वहाँ पे 4 गैसेस लिए थे उन्होंने, वो दैट इज़ द मीथेन गैस लिया था, फिर अमोनिया गैस लिया था, वाटर मॉलिक्यूल लिए थे, और इसके बाद हाइड्रोजन गैस लिया था। ये सारे आपके 4 गैसेस थे, उनको 8000 टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। फिर इसके बाद उसको कंडेंस किया गया, कूल किया गया, और अलाउ किया गया फॉर्मेशन करने के लिए मॉलिक्यूल्स का। तो देखा गया कि वहाँ पे 15 डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिले, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स मिले थे, और इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स मिले थे, फिर इसके बाद शुगर मिला था, और प्यूरिन और पायरीमिडीन मिला था। तो लगभग वो सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए थे जो कि बायो मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने ओपेनिंग के सिद्धांत के अलावा मिलर एक्सपेरिमेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। स्टोरी ठीक है, कहानी बैठ गया दिमाग में कि कैसे क्या हुआ है। अच्छा, 2 चीज़ छूट गई, जिसमें आपने पढ़ा कि यूनिवर्स की का सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स को समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी दी गई, और उसमें आपने देखा कि कैसे आपका यूनिवर्स जो है वो मतलब कि जो उसके कई सारे गैलेक्सीज़ से मिलकर के बने हुए हैं, और गैलेक्सीज़ जो होती है मिल्की वे से मिलकर के बना होता है। मिल्की वे जो होते हैं आपके सोलर सिस्टम से मिलकर के बने हैं, और सोलर सिस्टम में हमारा बेसिकली क्या है, दैट इज़ द अर्थ आता है। तो अर्थ पे जो चीज़ें हैं, दैट इज़ द उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और कुछ-कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, लाइक H2O पाया जाता था। तो सनलाइट से जो यूवी रेडिएशंस आई, वो H2O मॉलिक्यूल्स को क्या किया, ब्रेक किया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो वाटर मॉलिक्यूल बनी, मतलब ऑक्सीजन बन गया। और जब कभी भी आपका ऑक्सीजन और NH3 मॉलिक्यूल से CH4 मॉलिक्यूल क्या किया, रिएक्ट किया, तो उससे आपका अलग मॉलिक्यूल बने, लाइक H2O बन गया, CO2 बन गया, N2 बन गया। इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता चला गया। दूसरा, सोलर सिस्टम या स्टार को बनाने के लिए दिया गया नेबुला हाइपोथेसिस। और वो हाइपोथेसिस आपको यही बताती है कि पूरे इस यूनिवर्स में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, दैट इज़ द गैसियस और डस्ट पार्टिकल मीन्स मटेरियल, और उनकी स्पिनिंग होती रहती है ड्यू टू द ग्रेविटी। और स्पिनिंग के टाइम पे जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर साइड में आ जाते हैं, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं इनर साइड में रह जाते हैं।
और जिस तरीके से आपने देखा कि जो हैवियर पार्टिकल है मीन्स डेंस पार्टिकल है, डेंस इरा है वो क्या बन गया आपका सोलर बन गया मीन्स सन बन गया, और बाकी जो पेरीफेरल में है वो सब के सब आपके प्लैनेट बन गया है। तो इस तरीके से सारा सब कुछ आपने देख लिया कि कैसे और लाइफ की क्या है ओरिजिन हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपने जो चीज़ें पढ़ी, उसका जो थ्योरी पढ़ा आपने वो देख लिया। अगर आप में से कभी कहीं कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट हो, और एक चीज़ और, जब अर्ली अर्थ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे कंडीशन बताए थे और अर्थ के 3 पार्ट बताए थे, दैट इज़ द सरफेस, मेंटल और कोर। और इन तीनों के लिए अलग-अलग एलिमेंट भी बताया था, उन तीनों के एलिमेंट के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। ये अर्थ के सरफेस पे कौन-सा एलिमेंट ज़्यादा पाया जाएगा, मेंटल पे कौन-सा पाया जाएगा, और इसके बाद आपका आता है क्या कोर, कोर पे कौन पाया जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो अभी आगे पढ़ें? हाँ जी, बताइए आगे कंटिन्यू करें या फिर रहने दें? देर का तो पता नहीं, मतलब जैसे अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कई सारे एवोल्यूशंस लाइक है, जैसे माइक्रो एवोल्यूशन है, मैक्रो एवोल्यूशन है, मेगा एवोल्यूशन है, प्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, पैरेलल है, राइट, को एवोल्यूशन है, क्वांटम एवोल्यूशन है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे 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 ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, अब वो आपका हार्डी वेनबर्ग रूल रहेगा। कल उस पे न्यूमेरिकल भी आपको करना रहेगा। आज अगर नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा कल पढ़ कर के आइएगा। हाँ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इवोल्यूशन में? नहीं, 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 इसमें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के कुछ टर्म हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया ना डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट वाले। हाँ, इवोल्यूशन, हाँ, हाँ। हाँ, हार्डी वेनबर्ग लॉ ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इससे सवाल आपको आता है, और आपको ट्रिक बताएँगे इससे सवाल को लगाने के लिए कि कैसे आप जानते हैं जैसे हार्डी वेनबर्ग रूल क्यों दिया गया? ये पता करने के लिए कि जो वेरिएशंस हो रहा है किसी भी जनरेशन में, किसी भी इंडिविजुअल्स में वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी चीज़ को बताने के लिए हार्डी वेनबर्ग ने क्या किया था, प्रिंसिपल दिया था। और जो कि आपको बताता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि जो कंडीशन उन्होंने दिया था उस कंडीशंस को चेकआउट कर लीजिए, अगर वो कंडीशंस मीट करते हैं तब तो आप बताएंगे कि हाँ यहाँ पे वेरिएशंस हो रही है, मतलब आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं है। उनका यही मानना था कि जो भी मतलब इवोल्यूशन हो रहा है उसके इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशंस का होना ज़रूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वेरिएशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया था, फार्मूला दिया था, और उसको पता करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे, और वही पॉइंट आपके एग्जाम में ऑप्शंस बन करके आ जाते हैं। हाँ, ये इवोल्यूशन के टाइप्स हैं, जैसे माइक्रो इवोल्यूशन हो गया, मैक्रो इवोल्यूशंस हो गया, मेगा इवोल्यूशंस हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, रेट्रोग्रेसिव हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट हो गए, पैरेलल हो गया, क्वांटम हो गया। हाँ, क्या क्या? हेलो? अरे आवाज ही गायब हो गई। हेलो? कोई दूसरा भी बोल दो भाई। अच्छा, 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 एक चीज़ मैं आपको और भी बता बोल रहा हूँ कि कल सुबह मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें कि आपको जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है, जिसमें कि आपको ये जानना होता है कि कौन से पीरा में मतलब इरा में या कौन से पीरियड में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन हुआ, राइट? तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूँगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेंगे आप तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ताकि ये वाला जो टॉपिक का टाइम लगेगा वो आपका क्लास में ना जाए, क्लास में आपको पूरा इवोल्यूशन के टाइप्स और हार्डी वेनबर्ग रूल, और इसके बाद आपको जो इवोल्यूशंस के एविडेंसेस होते हैं जिसमें कि आपको एम्ब्रियोलॉजिकल और ऑर्गन से दिया देना होता है, इसमें आप एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन पढ़ते हैं। ये चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद टाइम अगर बचेगा तो जो इवोल्यूशन की थ्योरीज़ हैं सारी थ्योरीज़ को कवर कर लेंगे।
तो एक वीडियो कल आपको मिलेगा इस क्लास के अलावा, जो कि आपका थोड़ा-सा जियोलॉजिकल टाइ टाइम स्केल को लेकर के होगा, जिसपे कि आपको 1-2 क्वेश्चन्स पार्ट बी में बनते हैं। जैसे कभी-कभी पूछा जाता है एज ऑफ मैमल्स क्या होता है, कभी पूछा जाता है एज ऑफ फिशेस क्या होते हैं, कभी पूछा जाता है एज ऑफ बर्ड्स क्या होता है। तो कौ किस कंडीशंस को आप एज ऑफ फिश या एज ऑफ मैमल्स या एज ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, ये मैं आपको एक बहुत अच्छे से टाइम स्केल का एक पीडीएफ पे वो लगा के बता दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ-कुछ जो टाइम मतलब एरा होते हैं, और उस एरा में स्पेसिफिक जो इवेंट हुए रहते हैं, उनको लेकर के सवाल आपसे बनता है। जैसे एज ऑफ बर्ड्स कौन किसको बोलते हैं, ये पूछ लिया जाता है। एज ऑफ मैमल्स किसको बोलते हैं, ये पूछ लिया जाता है। एज ऑफ डायनासोर किसको बोलते हैं, ये पूछ लिया जाता है। ऐसे-ऐसे सवाल आपसे बनते हैं। तो पार्ट बी वाले क्वेश्चन्स यहाँ से बनेंगे, इसलिए मैं आपको वो पीडीएफ वीडियो बना करके, जैसे 2000 देखिए दिसंबर 2016 में एक सवाल ये पूछा हुआ है, एज ऑफ फिशेस किसको बोलते हैं। दिसंबर 2019 में पूछा था कि एज ऑफ मैमल्स को किसको बोलते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम स्केल जो जोन की मैं बात कर रहा हूँ वो वही है जो अभी तुमने पूछा, बहुत सही सवाल पूछ लिया। हाँ यही एरा ऑफ एंशिएंट या एरा ऑफ अर्ली, इस तरीके जो आता है, प्रोटोजोइक के नाम से आता है, हाँ पहले ये है, ये ये है तो हाँ बिल्कुल, ये है तो बड़ा ही मतलब वैसा टाइप का, लेकिन सवाल यहाँ से हमेशा बनता है। डायनासोर का एरा पूछेगा, फर्न का एरा पूछेगा, बर्ड्स का एरा पूछेगा, फिश का एरा पूछेगा, मैमल्स का एरा पूछेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आपको एक टेबल बना करके और आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो वीडियो आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें आपको टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने को मिल जाएगा, और हार्डी वेनबर्ग रूल पढ़ने को मिल जाएगा, और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं प्रॉपर कि कैसे आप उसको अप्लाई करके जान पाएंगे कि किसी भी इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और उस पर एक दो न्यूमेरिकल फिगर करा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि पार्ट सी में जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल ही आता है। तो आज इवोल्यूशन का टॉपिक कैसा लगा पढ़ करके? थोड़ा सा बोरिंग था। अरे भाई एफएम रेडियो चलाए हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे स्टेशन पकड़ा रहे हैं हम लोग, पकड़ नहीं पा रहा है, एफएम रेडियो पे लाइव हो रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। अभी आप सभी लोगों के लिए एक सजेशन है कि ये जो वीडियो अभी आप लोगों को मतलब रिकॉर्ड हुआ है, दो पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है। एक पार्ट जो पहले जिसमें इंटरप्ट हो गया था, करीब 30 मिनट का 15 मिनट का होगा, और बाकी आपका 1 घंटे का ये है। इन दोनों वीडियो को ना पहले आराम आराम से देख करके, कुछ कुछ जो टर्म्स मतलब मैक्सिमम चीज़ें पीडीएफ में नहीं है, है ना, मैक्सिमम चीज़ें वीडियोज में एक्सप्लेन की गई हैं, तो उनको ना बहुत बारीकी से हिसाब से आप उसको लिख लीजिएगा। हाँ मैंने पहले ही कहा था कि आज चीज़ें सिर्फ स्टोरी वाली होगी, और उस पे जो चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली होंगी वो आपको लिखते रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इस पे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एक बार आप वीडियो को आराम आराम से सुन करके उनकी जो चीज़ें हैं उनको आप लिखते जाएंगे, तो आपका काफ़ी मटेरियल आपको निकल करके आएगा वहाँ से। बाकी इवोल्यूशंस को लेकर के देखिए, यहाँ पे इवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, स्पेसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना रहता है, जिसमें आपको स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे उसके लिए, जैसे आपसे पूछा था ना सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, एलोपैट्रिक क्या होती है, पैरापैट्रिक क्या होती है, राइट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट, हाँ यहाँ से सवाल बहुत तगड़े वाले बनते हैं। मैं आपको सिर्फ मैं मैं आपको इस इवोल्यूशन के टॉपिक में सिर्फ वही चीज़ ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और अभी आप जो पढ़ कर आज फ्री हुए हैं, यहाँ से 2-3 सवाल आपका बनता है, ये प्रोटोबियॉन्ट से लेकर के कोस्टल वेट्स से लेकर के इन सब से सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, हाँ हाँ।